राकेश टिकैत पिछले 6 महीने से या 8 महीने से अगर आंदोलन पे बैठे हुए तो उन्हें जम्मू के किसानों की याद जब पहले क्यों नहीं आई, आज ही क्यों आई। देखिए, एक किसान आंदोलन को जो लेके चल रहे हैं जो लोग, अब उनको धारा 370 से ही प्रॉब्लम हो गई हटने के लिए, लेकिन उसकी जो इससे अंदाजा लगा लो आपकी, और वो भी कब प्रॉब्लम हो गई जब माननीय मोदी जी कश्मीर में जाके मिलकर आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस एक राकेश टिकैत ही हमारे देश में रह गए हैं जिनको किसानों की हित की चिंता है और किसानों को कितना लॉस हो रहा है धारा 370 हटने से, ये हटने से, वो हटने से, बस एक यही है और देश में और कोई तो बचा ही नहीं है। तो दिल्ली में धारा 370 नहीं है, तो क्या यहाँ पे हमें आज़ादी छीन ली गई? हमें आज़ादी मिली है। आज हम यहाँ पे पार्क में खड़े हो पा रहे हैं, हम जहाँ भी जाएंगे जा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आज़ादी छीनी नहीं है, आज़ादी दी गई है। और आज़ादी छीन ली तो पहले कौन सी आज़ादी थी हमें वो बताइए। बात फिर वहीं आ जाती है जो राकेश टिकैत के लिए थी। ममता बनर्जी ने ये तो बोल दिया आज़ादी छीन ली, उसे थोड़ा प्रैक्टिकली हमें डिफाइन कीजिए कि पहले ऐसे कौन से वहाँ के जो यूथ था या वहाँ की जो पब्लिक थी उन्हें कौन सी ऐसी आज़ादियाँ थीं जो अब उनको नहीं मिल रही, तो हमें अभी समझ आए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी बोलोगे और घर बैठ जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं जी पब्लिक आपकी सपोर्ट में आ जाएगी। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, पहले तो आप उनसे एक चीज़ देखो, वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी छीनने की बात कर रही हैं जिनके खुद, अगर हम बंगाल की बात करें तो इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया अगले दिन से वहाँ पे तोड़ फोड़, बदमाशी, है ना, दूसरी पार्टियों के कार्यालय जला दिए गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, खुलेआम घर लूट लिए गए लोगों को, वहाँ से 1 लाख लोगों से ज़्यादा, 1 लाख लोगों को, उससे भी ज़्यादा लोगों को पलायन करना पड़ गया। तो ममता बनर्जी के मुँह में दही जम गई, उसके लिए उनके मुँह से कुछ आज़ादी नहीं निकली कि आज़ादी छिन गई। हाँ, बंगाल में बैठे बैठे जम्मू कश्मीर का उन्हें पता है कि आज़ादी छिन गई। अरे भाई, पहले आप अपने गिरेबान में झाँको, अपना घर देखो, अपना राज्य संभालो। आपसे वो तो समझ नहीं रहा, आप अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के लिए पेट में दर्द हो रहा है। ये सीधा सा फंडा है। ये साफ पता चल रहा है कि जो इनका जो टारगेट है ये सिर्फ किसानों के हित की बात नहीं है। अगर किसानों के हित की बात भी हो, देखिए मैं कह रहा हूँ, पहले आंदोलन होते हैं, क्या आंदोलन हुए, हमें केंद्र सरकार से अपनी कोई आपत्ति है, कोई उनकी बात हमें पसंद नहीं, हम उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र है, हमारे देश में डेमोक्रेसी, हम उसके लिए अलाउ करते हैं। लेकिन उसके बिहाफ पे जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, और आप एक चीज़ देखिए, जो भी बंदा है, जो भी बयानबाजी कर रहा है, सीधा उसका एक ही टारगेट है कि बीजेपी को यूपी में वोट ना मिल जाए, बीजेपी को कश्मीर में वोट ना मिल जाए। अब आप एक बात बताइए, अगर मुझे अपनी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति, मैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ या मैं धरने पर बैठ रहा हूँ, लेकिन मैं अलग अलग स्टेट में आके वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिलकर बोल रहा हूँ भाई आप हमें सपोर्ट करो और बीजेपी को वोट ना मिले, हम उसके लिए आपके साथ हैं, तो साफ पता चल रहा है कि इनके कोई किसान हित की बात नहीं है। और जम्मू कश्मीर की मैंने आप बोली, जम्मू धारा 370 आज नहीं हटी, उन्हें हटे हुए भी साल भर हो गया। आज अचानक से राकेश टिकैत को याद आ जाता है कि जम्मू के किसानों को क्या लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये हर कुछ महीने में नए नए शगुफे लेकर आ रहे हैं। इस बार क्या बयानबाजी करें, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन में बैठकर 370 के लिए बोल रहे हैं कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर के किसानों का नुकसान हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे अमन खान जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं, और चर्चा करेंगे ममता बनर्जी के बयान पर भी कि आखिर अमन खान क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से देखते हैं सब चीज़ों को। सर, पहला सवाल तो यही है कि राकेश टिकैत जी 370 को लेकर कह रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 370 को लेकर कह रहे हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर के किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, होगा, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, किसान जो है करीब पिछले कई महीनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अपने अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें, अभी नए नए शगुफे निकाल के ला रहे हैं। अगर हम राकेश टिकैत की बात करें, अब ये जो पूरा आंदोलन है पूरे तरीके से एक तरह से राजनीति के तहत ये इस्तेमाल किया जा रहा है इस आंदोलन को, क्योंकि जहाँ जिस भी राज्य में हम इलेक्शन देखते हैं, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए तो राकेश टिकैत अपनी टीम के साथ बंगाल में जाके बैठ गए थे कि वहाँ की जनता को हम मिसगाइड करेंगे और बरगलाएंगे कि आप बीजेपी को वोट ना दें। और अब हम देख रहे हैं आज जो उनकी बयानबाजी आ रही है वो ये आ रही है कि अब 22 में भी हम यूपी में भी उनका जो टारगेट है, और उसके बाद जो है 2024 तक उनका ये कहना है कि अब हम जाएंगे ही नहीं, 2024 के बाद ही हम जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो आंदोलन होते हैं वो ऐसे होते हैं, अगर हम यहाँ पे जंतर मंतर पे भी कोई बैठता है, 10, 15, 20 लोग बैठते हैं, तो उनको ये देखिए, अगर इनको जो सप्लाई हो रही है किसी तरह की, जैसे हम देखें खाने पीने की या किसी चीज़ की वो फंडिंग हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? इतने हज़ारों लोग या इतनी बड़ी तादाद में लोग 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल कैसे बैठ सकते हैं? तो अब इनका ये एजेंडा बन गया है, जो विपक्ष पूरा इनका इस्तेमाल कर रहा है राकेश टिकैत का और जितने भी हमारे किसान जो भाई बंधु हैं। और अभी आप एक चीज़ देखें, अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही कश्मीर में सारे लोगों से मिलकर आए, जितने भी नेता हैं, और उनसे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती और जितने भी कश्मीर के लोग हैं, और आज ही इन लोगों के इस तरह के बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। अगर हम राकेश टिकैत की
बात करें 370 हटने से किसानों को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं नुकसान हुआ, उनको आज याद आ रहा है। जम्मू के किसानों को जितना भी नुकसान हुआ 370 हटने, तो 370 आज तो हटी नहीं है, कल तो हटी नहीं है। सर कहीं ना कहीं इनकी बोली भी बिल्कुल विपक्ष के नेताओं जैसी हो गई, क्योंकि अभी देखा गया है विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी कहा कि 370 को दोबारा लगाना चाहिए, 370 दोबारा आना चाहिए कश्मीर में। तो अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी बिल्कुल एक विपक्ष के नेता की तरह, कांग्रेस के नेता की तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये बोला राकेश टिकैत एक कोई किसान आंदोलन को लेके आगे बढ़ रहे होते तो कोई बात नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने ये जो आंदोलन शुरू किया था वो जिन मुद्दों पे शुरू किया था, आप आज भी उसी मुद्दों पे रहते हैं। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए अगर आज मुझे कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं डॉक्टर क्या जाऊँगा, तो मैं सिर्फ उसी चीज़ की दवाई लूँगा ना, या मैं उसी चीज़ का ऑपरेशन कराऊँगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 दवाई ले आऊँगा। आपको जो प्रॉब्लम थी, आपको 2-3 चीज़ों को आपने उठाया, चाहे वो MSP थी या जो भी आपको जो भी इशूज़ थे आपने वो उठाए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज आप देखें, आप धारा 370 तक पे आ गए। एक चीज और है कि हमने देखा कि जो राकेश टिकैत जी आखिर उनको वो ये समझाएं कि 370 से आखिर किसानों का नुकसान कैसे होगा, 370 से किसानों का नुकसान कैसे होगा, ये बताएं। बिल्कुल, देखिए हमने तो ये देखा है कि धारा 370 हटने से बस फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। जैसे कि अभी हम देखें, अगर वहाँ के जो हम जो शेड्यूल कास्ट लोगों की हम बात करें तो वहाँ पे इस तरह का था कि वो लोग जो 2 लोग हैं वो कहीं और किसी फील्ड में जाके कुछ और काम नहीं कर सकते, उन्हें कहीं और काम नहीं मिलेगा। जो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो काम करते आए थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, तो उनके जो बच्चे हैं चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों, अगर वो 12वीं भी कर लें, अगर वो ग्रेजुएशन भी कर लें, उसके बाद भी उनको सफाई कर्मचारी बनना पड़ेगा। आज के टाइम में वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एथलीट हैं तो वो जाके एथलीट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें वो आज़ादी मिली। तो देखिए अगर आज हम ये बता रहे हैं कि धारा 370 हटने से क्या फ़ायदे हुए, तो जैसे हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसी तरह से राकेश टिकैत को ये बताना चाहिए कि धारा 370 हटने से किसानों को जो नुकसान हुआ तो क्या नुकसान हुआ। और जब धारा 370 लगी हुई थी तो कश्मीर के या जम्मू के कौन से ऐसे किसान थे जिनको बहुत उनकी खुशहाली थी या उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, या ये डिफाइन करें कि 370 जब धारा लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में तो बाकी देश के जो किसान थे वो भले कितने दुखी थे, भले ही सुसाइड करते थे, भले ही कितने परेशान थे फाइनेंशियली, लोन की वजह से आत्महत्या करते थे, लोन नहीं चुका पाते थे, लेकिन जम्मू का जो किसान था वो बहुत खुशहाल था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो बाकी देश के मुकाबले जो जम्मू का किसान था वो बहुत मतलब फाइनेंशियली और हर तरह से मजबूत था। तो इस तरह के हमें आंकड़े दे दें तब तो हम माने, तो ऐसे सिर्फ आप एक बयानबाजी दोगे नेता की तरह। देखिए नेता इस तरह की बात करता है, समझ आता है नेता को वोट लेने होते हैं, मिसगाइड करना होता है, जनता को बरगलाना होता है, वो 4 में से 3 झूठ बोल देता है, 1 आध सच बोल देता है, चल जाता है। लेकिन आप एक अच्छे कॉज के लिए, एक मकसद के लिए निकले हुए हैं। आपका कहना ये है कि हम जी किसान का हित के लिए रोड पर आए हुए हैं और जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिल जाएगा हम नहीं जाएंगे। उसके बाद आप अचानक से 370 बीच में ले आते हैं, फिर किसी भी चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वो भी वहाँ पर जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप एक मार्केटिंग जैसे पब्लिसिटी होती है, PR टीम होती है, आप PR टीम के तहत काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल दें तो जैसे अपना प्रशांत किशोर होते हैं, प्रशांत किशोर हैं PR, तो उनका काम क्या है कि जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं तो उनकी उसी स्टेट की जो विपक्ष है या पक्ष जो जिनकी सरकार चल रही है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली में केजरीवाल ने प्रशांत किशोर को काम दिया था कि भाई आप मेरी सरकार बनाओ, उसके लिए क्या क्या पब्लिसिटी मार्केटिंग हो सकती करो। तो वही काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो खुलेआम बोलता है कि मैं PR का काम कर रहा हूँ, ये किसी एक किसान की आड़ में, किसानों की आड़ में वो काम कर रहे हैं। और इस तरह के आज ही से आप ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 2024 तक आप बैठे रहोगे? इसका मतलब आपको पहले से, अब आप एक सिंपल सी बात एक बात बताओ, आज हम किसी आंदोलन के लिए निकले तो हम पहले आज ही बता देंगे क्या कि ये जो आंदोलन है ये 2024 तक चलेगा? हो सकता है 2 महीने में सरकार हमारी बात मान ले, या हो सकता है कि बीच का कोई सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन आप आज ही अनाउंसमेंट कर रहे हो कि अब हम 22 में भी नहीं हटेंगे और 24 में भी नहीं हटेंगे, अब हम सरकार को हटा के ही मानेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो कांग्रेस की जो बोली है या विपक्ष की जो बोली है, या अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो शरद पवार भी बैठकें करनी शुरू कर दी कि आओ सब एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ। तो ये सब उसी का हिस्सा है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनता को ये मिसगाइड करने के लिए, बहकाने के लिए कि देखो किसान कितना परेशान है, किसान सड़कों पे उतरा हुआ है, केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अभी हाल ही में देखें तो केंद्र सरकार ने कितने ऐसे फैसले लिए जो किसान के हित के हैं, लेकिन राकेश टिकैत और जितने भी आंदोलन के हिस्सा जो बने हुए, जो बड़े बड़े इनके जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनके मुँह से एक बार भी ये नहीं निकला कि हाँ ये फैसला मोदी जी का अच्छा है। देखिए अगर आपको आपत्ति है मोदी जी से या केंद्र सरकार से, तो अगर उन्होंने 10 फैसले लिए, आपको 3 से प्रॉब्लम है तो 7 की तारीफ भी करो, तब तो हम ये माने हाँ भाई देखो राकेश टिकैत या कोई भी नेता है, ऐसी बात नहीं है, आज मोदी जी ने किसान हित में एक फैसला लिया, उसकी राकेश टिकैत ने तारीफ भी करी। लेकिन आप जब आपके मुंह में दही जम जाती है, इसी से पता चलता है कि आप एक जैसे राजनीति जो पॉलिटिशियंस होते हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या जो एजेंडा चलाते हैं, तो आप उसी के लिए काम कर रहे हैं, वरना आपकी बोली इस तरह की नहीं हो सकती थी जैसे आप यूज़ कर रहे हैं। सर ममता बनर्जी का कहना है कि 370 हटने से देश की बदनामी हुई है और मोदी और अमित शाह ने
जम्मू कश्मीर के लोगों से उनकी आज़ादी छीनी है, इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि आज से 70 साल से धारा 370 हट क्यों नहीं रही थी। हमें तो यही लगता था कि शायद कोशिशें की जा रही हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिया जा रहा है और आज नहीं तो कल धारा 370 हट जाएगी। और आज से पहले आप एक चीज़ देखें, कोई भी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टी ने ये आके ये नहीं कहा था कि नहीं धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, धारा 370 लगी रहनी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि धारा 370 जो है वो बीजेपी पार्टी ने हटाई है, केंद्र सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो सारी चीज़ें भी उनको बुरी लगने लगी। असल में होता क्या है कि इनका क्या मकसद है कि ये सब एकजुट ये हो गए जैसे कि बस किसी भी तरह बीजेपी कुछ भी अच्छा काम करे तो आप बार बार मान लीजिए मैं आपको बोलूँ चोर 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 चोर, एक बार दो बार 10 बार, तो फिर बराबर वाला बंदा कहेगा यार ये रोहित चोर ही होगा क्योंकि अमन भाई 10 बार बोल चुके हैं। तो इनका क्या मकसद है कि बीजेपी के जितने भी अच्छे काम है आप उसको निगेटिव दिखाते रहो और ऐसे प्रचार करो उसका जैसे कि वो कोई बहुत गलत काम हो गया, उससे वहाँ के जनता को बहुत परेशानी हुई है, वहाँ के यूथ को परेशानी हुई है, महिलाओं को परेशानी हुई है, जिससे कि इलेक्शन में उसका इफेक्ट पड़े। अब आप एक चीज़ बता दिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, उसके बाद हमने देखा कि केंद्र सरकार ने इतने अच्छे से उसको ऑपरेट किया। धारा 370 हटने के बाद हमारे NSA अजीत डोभाल जी भी वहाँ पर जा के खुद उसकी निगरानी करी, अपने उसका यूथ से मिले, वहाँ के लोगों से मिले, जनता से मिले और उन्हें पूरा ये आश्वासन दिया मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। और हम देखें एक भी कुछ भी गलत इस तरह की हरकत वहाँ नहीं होने दी। जबकि वहाँ की जो बयानबाजी थी, आप एक चीज़ देखें, महबूबा मुफ्ती ऐसे लोग बोल रहे थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े हम कर देंगे, अगर धारा 370 रहती तो हम तिरंगा का यूँ कर देंगे, तिरंगा बीच में से ऐसे कर देंगे। मतलब इस तरह की बयानबाजी की हमें कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मतलब अल्फाज भी निकल रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी वो देते थे। उसके बाद उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि धारा 370 हटने से वहाँ की जनता को, अरे जनता वहाँ की आज़ाद हो गई है। वहाँ के जो अलगाववादी नेता थे जिनके बच्चे हम देखें, जितने भी कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं उनके बच्चे आप देखो, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई पेरिस में पढ़ रहा है, कोई US में पढ़ रहा है। और वहाँ की जो बेचारे जो यूथ था उसके पास मात्र एक ही ऑप्शन था, वो ना कहीं कोई साइंटिस्ट बन पा रहा था, ना कोई आर्मी में जा पा रहा था, ना कोई डॉक्टर बन पा रहा था। वो लोग बस बेचारे पत्थरबाजी कर पा रहे थे, है ना, बस 500 रुपये लो, पत्थर फेंको और शाम को घर चले आओ। तो इस तरह के उनके वहाँ के यूथ को आज़ादी मिली है, आज वो खुल के जी सकते हैं। आज से पहले अगर जब तक धारा 370 वहाँ आती, अगर एक बार तो अगर मैं अभी आपसे कहता चलो एक काम करते हैं रोहित भाई, जम्मू कश्मीर होकर आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, तो एक बार आपके मन में ये बहल रहता, डर रहता कि पता नहीं हम जाएंगे वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, कब वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाएगी, कब सीज फायर का उल्लंघन हो जाएगा, एक दिल में डर था। आज कम से कम एटलीस्ट हमें यह है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, हमारा जो तिरंगा है वहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा लहराया जा सकता है, कोई ऐसे को डर नहीं है कि हम जी वहाँ पे खुल के जी नहीं सकते। तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि यही ममता बनर्जी को ये तो दिख रहा है कि कश्मीर के लोगों को आज़ादी छीन ली गई, राकेश टिकैत को दिख रहा है कि 370 हटने से पता नहीं कैसे किसानों का नुकसान है कश्मीर के, पर इन लोगों को ये नहीं दिखा कि 370 जब लगा हुआ था वहाँ पर कैसे पत्थरबाजी होती थी, कैसी रोज़ आए दिन वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, वहाँ पर जब कश्मीरी पंडितों को मार कर भगाया गया, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखी उनको कि 370 की वजह से ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। इन पर कुछ नहीं बोलते हैं लोग। देखिए हमें इसी बात का दुख है। देखिए अगर आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोगों की आज़ादी छीन ली गई, तो आपको उनका भी दुख दिखना चाहिए था, कश्मीरी पंडितों का दुख दिखना चाहिए था। जब सीज़ फायर का उल्लंघन होता था या पत्थरबाजी होती थी उसमें जिन लोगों को हानि पहुँचती थी उनका भी दुख दिखना चाहिए था। जब वहाँ पे कि हमारी जो अगर किसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, रेप किए गए, है ना, कितना वो सब पीड़ादायक है, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत हुआ उसके लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो ऐसा भी किया गया, तो उनसे वो सब इनको नहीं दिखा। आज इनको लग रहा है आज़ादी छीन ली गई। अरे आज़ादी छीन क्या ली गई, मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि आप एक चीज़ सोचिए, धारा 370 हटने से वहाँ पे एक जो भय का माहौल था, डर का माहौल था, उसे ख़त्म किया गया, आज़ादी मिली है। आज आदमी वहाँ पे चैन की सांस ले सकता है, खुल के बाहर जा सकता है, अपनी बात कह सकता है। उस वक्त क्या था, आदमी को घर में कैद रहना पड़ता था, बाहर कहीं गोली लग जाएगी, क्या हो जाएगा, कहीं ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ कहने में डरता था कि कहीं कोई आके मुझे मार ना दे। तो एक तो आज़ादी दी जा रही है आपको, आज़ादी छीनी नहीं आ रही है। अब पब्लिक समझदार है, पब्लिक जानती है, और वहाँ का भी जो यूथ है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शुरू में लोगों को एक बार को लगा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि शायद हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब हमारी बात होती है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बस आप ही जानते हो या आप ही को पता है आज़ादी छीन ली या नहीं छीनी। हमारे भी वहाँ पे लोग हैं जानने वाले, हमारी भी सलाम दुआ है, हम भी बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो है अच्छा है, यहाँ पे अब रोज़गार आएगा, व्यापार आएगा, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है, बाहर के भी लोग रह सकते हैं। तो ये सब आज़ादी मिली और लोग मिलजुल के, देखिए एक जम्मू कश्मीर जो था वो एक अलग हिस्सा हुआ था। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 में से अगर आप 3 लोगों को अलग कहो भाई नहीं तुम हमसे नहीं मिल सकते, मिलोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, आप यहाँ पे आके खाना नहीं खा सकते हमारे साथ, यूँ नहीं कर सकते, तो उन्हें कैसा लगता था।
तो उन्हें तो अच्छा लगना चाहिए भाई, आप एक जो इतना हमारा जो एक अखंड भारत है, अखंड भारत का आप हिस्सा हो, अब हम साथ में, आप इधर आइए हम उधर आएँ, हम वहाँ पे आके घर भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहें वहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे आइए, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और मैंने आपको बताया ये क्या होता है, चाहे हम शरद पवार की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें या राकेश टिकैत की बात करें, इन लोगों की अब इंटरनल ये बात चल रही है कि अब देखिए एक अकेले तो ये बीजेपी के सामने तो छोड़िए, मोदी जी के सामने टिक भी नहीं सकते, इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। तो अब ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हम एक वो माहौल बना दें कि सब एक साथ मिलकर लड़ें, और हमें उससे प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए ये यूपी में कोशिश कर चुके हैं, सब जगह कोशिश कर चुके हैं, ये गठबंधन की सरकार बना के, पार्टी बना के और इलेक्शन लड़ते हैं, अब भी लड़ो, लेकिन सही मुद्दों पर लड़ो। आप ये बताओ कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या करोगे, किसानों के लिए क्या क्या करोगे, आप वो बताओ। वो तो आपके पास बताने के लिए है नहीं। जम्मू कश्मीर में क्या हो गया उसकी आपको चिंता है बंगाल में बैठे बैठे। और ये अगर हम राकेश टिकैत की बात करें, अरे भाई आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको यहाँ बैठे बैठे वहाँ की चिंता हो रही है। पहले तो आप ये बताओ कि आपको कितनी जानकारी है, अभी जो मोदी जी ने जो फैसले लिए जो किसानों के हित में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। अगर आपको उसमें भी कमी है तो उसमें भी कुछ कमियां निकालो, उसमें कोई कमी नहीं निकालें क्योंकि उसमें कमी है ही नहीं। हाँ, एक बात पकड़ के बैठ गए और उसको लंबा खींचे आ रहे हैं, और मकसद अब इनका 2024 तक ये साफ पता चल रहा है कि मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, कोई भी आंदोलन पहले से एक ऐसे डिसाइड हो सकता है कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। इसका मतलब ये प्री प्लान जो है आंदोलन है और पूरा फिक्स है, और फंडिंग भी इसकी खूब हो रही है। लेकिन जनता समझदार है, और मुझे ऐसा लगता है और मुझे पूरा इस पर विश्वास है जनता पे भी कि वो 2024 में इनको आईना दिखा देगी, और उसके बाद ये सारे आंदोलन बंद हो जाएंगे। ममता बनर्जी अपने घर बैठ जाएंगी, महबूबा मुफ्ती अपने घर बैठ जाएंगी, और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जो असली जो रिजल्ट है वो 2024 में पता चलेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया।